नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सेंटर फॉर एम्बिशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज में हम लोग आज धार्मिक सुधार आंदोलन पर चर्चा करेंगे। ये जो धार्मिक सुधार आंदोलन की बात हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि 19वीं सदी के समाज में और उस समय के धार्मिक परंपराओं में कुछ ऐसी रीति रिवाजें, परंपराएं, कर्मकांड मौजूद थे जिसका उस समय के लोगों ने बड़े स्तर पर विरोध किया, है ना। और उस विरोध करने की प्रक्रिया को ही हम लोग जो है धर्म सुधार आंदोलन का नाम दे रहे हैं। अब वही उस समय के समाज में कौन सी रीति रिवाजें, परंपराएं मौजूद थी, है ना, उस समय के धार्मिक आडंबरों में, कर्मकांडों में क्या मौजूद था, उनसे समाज के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ रहे थे, इन्हीं सब बातों की चर्चा हमें इसमें करनी है। तो सबसे पहले एक बात समझ लेते हैं कि 19वीं सदी का जो समाज था और 19वीं सदी के समाज में ऐसी कौन सी सामाजिक बुराइयां थीं जो उनको समाप्त करने के लिए बड़े स्तर पर एक आंदोलन चला, जिसको हम सामाजिक सुधार आंदोलन के नाम से जान रहे हैं। तो उन्हीं बुराइयों के अंतर्गत जैसे कहा जा रहा है कि 19वीं सेंचुरी का जो समाज है, 19वीं सदी और इस सदी का जो हमारा समाज है, इस समाज की कुछ विशेषताएं आप देखेंगे तो आपको इसमें नजर आएगा कि विभाजन, समाज का विभाजन नजर आ रहा है। क्लियर है। तो हम लोग वैदिक काल से पढ़ते आ रहे हैं कि समाज, हमारा भारतीय समाज जो है 4 वर्गों में विभाजित था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इन 4 वर्गों के विभाजन में जो शूद्र वर्ग था, है ना, उसके साथ छुआछूत, अस्पृश्यता, भेदभाव, इस तरीके की चीजें नजर आ रही हैं। तो समाज में विभाजन था और इसी विभाजन के अंतर्गत, है ना, भेदभाव, भेदभाव, छुआछूत, ठीक, अस्पृश्यता, इस तरह की चीजें नजर आ रही हैं। और इसी समाज में कुछ परंपराएं जैसे बाल विवाह मौजूद है ना, बाल विवाह। और इस बाल विवाह में कहा जा रहा है कि 7 वर्ष के बालिकाओं के विवाह कर दिए जा रहे हैं। 7 और 8 वर्ष की बालिकाओं के विवाह लगभग समाज में हो रहे थे, इसी को बाल विवाह कहा जा रहा है ना। समाज में बहु विवाह का प्रचलन था। बहु विवाह का मतलब एक व्यक्ति एक से अधिक पत्नी रख सकता था, है ना। तो एक से अधिक विवाह करने की अनुमति थी। समाज में दास प्रथा, दास प्रथा मौजूद थी। समाज में सती प्रथा ये मौजूद थी, है ना। देवदासी प्रथा ये मौजूद थी। तो उस समय के समाज में वर्ग विभाजन था। उस वर्ग विभाजन में छुआछूत, भेदभाव, अस्पृश्यता की भावना मौजूद थी, है ना। और उसी समाज में बाल विवाह का प्रचलन था, जब छोटी छोटी बच्चियों के विवाह कर दिए जाते थे। और उसी क्रम में कहा जा रहा है कि बहु विवाह प्रचलन था, एक व्यक्ति जो है बहुत सारे विवाह कर सकता था, है ना। और दास प्रथा, सती प्रथा का मामला नजर आ रहा है। एक संदर्भ में राजा राममोहन राय ने कहा कि बंगाल के एक जमींदार जो हैं, उसकी एज 80 वर्ष है, जिसकी 200 पत्नियां हैं और सबसे छोटी पत्नी की एज 8 वर्ष है। समझ रहे हैं। तो ये 80 वर्षीय वृद्ध कितने समय तक चलेगा, और जो सबसे छोटी पत्नी 8 वर्ष की है, उससे जो और पत्नियां रही होंगी वो 10-11 साल की रही होंगी। तो इसका मतलब है कि इन सब महिलाओं को जो है सती होना पड़ेगा। महिला तो नहीं कहें, बच्ची कहें, उनको सती होना पड़ेगा, है ना। और इसी के साथ साथ जो है विधवाओं की दयनीय स्थिति, विधवाओं की दयनीय स्थिति मौजूद है। क्लियर है। विधवाओं की दयनीय स्थिति का मतलब यह हुआ कि उस समय के समाज में विधवाओं को घर के बाहर नहीं जाने देना है, सफेद साड़ी के अंतर्गत रहना है,
एक पात्र दे दिया जाए, उसमें भोजन करना है, सामाजिक लोगों से दूर रहना है, किसी से मिलना जुलना नहीं है। तो उस समय के 19वीं सदी के समाज में अगर हम विधवाओं की स्थिति की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये था कि उसको प्रतिदिन जो है घुट घुट के मरना होगा। इससे बढ़िया ये होता था कि वो एक दिन जल करके मर जाए, जिसको सती प्रथा के तौर पर जाना जा रहा है। तो ज्यादातर महिलाएं रोजाना के दर पर भेदभाव, इस तरीके की अमानवीय बातें, सामाजिक बहिष्कार, इन सब से बचने के लिए सती होना स्वीकार करती थीं। तो उस समय के समाज में महिलाओं को लेकर के निम्न वर्ग के लोगों को इस तरह का माहौल बना हुआ था कि इनका जीवन नरकी बना हुआ था। इन्हीं परंपराओं के साथ, इन्हीं परंपराओं को समाप्त करने के लिए कुछ लोगों ने, भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग ने एक आंदोलन की शुरुआत की, है ना। इन परंपराओं को समाप्त करना, उनको शिक्षा, समानता, इस तरीके की बातें लेकर के आना, उसी को कहा जा रहा है धर्म सुधार आंदोलन या सामाजिक सुधार आंदोलन। जब समाज में सुधार हो रहा है तो उसे सामाजिक सुधार आंदोलन कहा जा रहा है। जो धर्म, रीति रिवाज, परंपराओं, जो धर्म के अंतर्गत कुछ रूढ़िवादी परंपराएं मौजूद थी, जैसे मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, है ना, क्या नाम है, पशु बलि, इन सब पर जो विरोध हो रहा है उसको धर्म सुधार का नाम दिया जा रहा है। तो ये समय का समाज था जिसमें सुधार करने की बात हो रही है, इसी को कहा जा रहा है धर्म सुधार आंदोलन। क्लियर है। तो ये एक पृष्ठभूमि, ये बैकग्राउंड है कि धर्म सुधार आंदोलन के पीछे कौन से कारण तो हम लोग अलग से समझेंगे ही, लेकिन हुआ क्यों ये आंदोलन, उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या था। तो हम समझ रहे हैं कि अब 19 ये जो धर्म सुधार आंदोलन के जो कारण थे, वो कारण क्या है, आपसे मेंस में सवाल आता है। तो ध्यान रखिएगा, मैंने 4 कारण लिखे हुए हैं यहाँ पर, उनको एक एक करके देख लीजिए। बुद्धिजीवी वर्ग या मध्य वर्ग का उदय। ये जो 19वीं सदी का समय है, तो 19वीं सदी के समय में, इस समय भारत में कुछ बुद्धिजीवी वर्ग जो है यूरोप से पढ़ करके आ रहा है ना। और यूरोप से पढ़ करके वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण लेकर के आ रहा है, समानता, स्वतंत्रता, इस तरीके की चीजें लेकर के आ रहा है। तो उसने आकर के उस समय के समाज में जो रीति रिवाजों में जकड़ा हुआ था, उनसे उनको निकालने के लिए, स्वतंत्र कराने के लिए आंदोलन की शुरुआत की है। जिसमें देखिए राजा राम मोहन राय, तो राजा राम मोहन राय उस समय ब्रिटेन से पढ़ करके आए थे, और जब उन्होंने अपनी भाभी को सती होते देखा तो उस परंपरा को समाप्त करने के लिए वो जुझारू रूप से एक आंदोलन में जुट गए, और फिर फाइनली जाकर के उन्होंने 1829 में सती प्रथा पर बैन लगा दिया, या विलियम बेंटिंग के माध्यम से बैन लगाने का काम किया। क्लियर है। तो उस समय के समाज में बुद्धिजीवी मध्य वर्ग का उदय हुआ, ध्यान रखेंगे। आगे कहा जा रहा है कि इस समय व्यक्तिवाद और मानववाद पर जोर दिया जा रहा है। ये जो व्यक्तिवाद का मतलब ये हुआ कि अब वो सारी बातें, सारी चीजें जो हैं मानव सेंट्रेड होंगी, मानव केंद्रित होंगी। इसमें ईश्वर की बात नहीं होगी। जैसे उस समय हर इस सारी चीजें जो है ईश्वर के नाम से की जाती थी, ईश्वर को केंद्र में रखा जाता था, लेकिन अब ईश्वर की जगह मानव केंद्र में होगा। मानव की स्वतंत्रता होगी, मानव के अधिकार होंगे, मानव के ये, मानव की वो। क्लियर है। तो यहाँ व्यक्ति केंद्रित रहेगा, ईश्वर नहीं। मानववाद का मतलब ये हुआ। आगे कहा जा रहा है तर्कवाद और आधुनिक शिक्षा का विकास। तो हमने कहा कि इस समय पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव नजर आ रहा है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण शामिल है, जिसमें तर्क के आधार पर बातें हो रही हैं। तो उस समय बाल विवाह को लेकर के, उसके जो बायोलॉजिकल जो नुकसान थे, उनको लोगों को बताया जा रहा है, समझा जा रहा है कि बाल विवाह से ये समस्याएं मौजूद होती हैं, बाल विवाह से ये परेशानी है। तो वहाँ बाल विवाह को लेकर के तर्क रखा जा रहा है। क्लियर है। आधुनिक शिक्षा, यहाँ समानता, स्वतंत्रता, लैंगिक भेदभाव को समाप्त करना, महिला शिक्षा की बात हो रही है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के चर्चाएं चली रही हैं, जिसको तर्कवाद और आधुनिक शिक्षा पर जोर देने की बात हुई। तो ये उस समय के समाज में डेवलपमेंट है। पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव, इस समय भारत में बहुत सी सारी यूरोपीय कंपनियां आई हुई हैं। यूरोपीय कंपनियों ने भारत में आधुनिकता को लेकर के बहुत सारी चीजें शुरुआत की हैं, है ना। हालांकि उनके द्वारा शुरू करने का कारण ही अपना राजनीतिक लाभ लेना, आर्थिक लाभ लेना था, लेकिन वो कहीं ना कहीं भारतीयों को भी प्रभावित किया। और उसने
1833 के एक्ट के माध्यम से भारत में आधुनिक शिक्षा को शुरुआत करने की बात की गई थी। इसलिए विलियम बेंटिंक ने जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी और उस अंग्रेजी शिक्षा में जो है पश्चिमी शिक्षा भी शामिल थी। तो इस पश्चिमी शिक्षा का जो आधार था, जिसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात हो रही थी, है ना, तकनीकी शिक्षा की बात हो रही थी, रोजगार परक शिक्षा की बात हो रही थी। तो इस तरह की शिक्षा भारत में शुरू हो रही है, जिसका प्रभाव हमको आगे चल करके नजर आ रहा है। तो ये 4 पॉइंट हैं जो आप ध्यान रख लेंगे कि बुद्धिजीवी वर्ग का उदय है ना, व्यक्तिवाद मानववाद पर जोर दिया जा रहा है इस समय, तर्कवाद और आधुनिक शिक्षा का प्रभाव है और पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव है। ये जो 4 पॉइंट हैं धर्म सुधार आंदोलन को शुरू करने के कारण के लिए उत्तरदायी है। ध्यान रखेंगे, इनको आप एक्सप्लेन करिएगा तो 150-200 शब्दों में आंसर लिखा जा सकता है। आगे हमें 2 बातें और समझनी है मेंस के पर्पज से कि इस आंदोलन का प्रभाव क्या हुआ, है ना, और इस आंदोलन की कुछ सीमाएं मौजूद थी, इसकी कमियां क्या थी, उनको समझना है। और फिर एक एक व्यक्ति और उसकी संस्थाओं को लेकर के हम चर्चा करेंगे। देखते हैं तो इस आंदोलन का योगदान, कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहा। तो तार्किक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, ये इसका पहला प्रभाव है कि इस आंदोलन ने समाज में तार्किकता को बढ़ावा दिया, है ना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया। धर्म की उपयोगितावादी और मानवतावादी व्याख्या की जा रही है। मानव और धर्म दोनों के बीच तालमेल संयोग बनाने की बात की जा रही है, ये इसका सकारात्मक प्रभाव है। महिलाओं की स्थिति में सुधार की बात हो रही है। तो जब महिलाओं की स्थिति में सुधार, तो देखिएगा बाल विवाह को रोकने की बात हो रही है, सती प्रथा को रोकने की बात हो रही है ना, उनकी शिक्षा को लेकर के बात हो रही है, ठीक, विधवा विवाह की अनुमति दी जा रही है। तो ये इसी माध्यम से कहा जा रहा है कि इनके बहुत सी सारी परंपराओं को रोका गया, जिसमें महिलाओं की स्थिति में सुधार हो रहा है। आधुनिक शिक्षा का प्रसार, इस आंदोलन के दौरान बहुत से सारे लोगों ने पत्र पत्रिकाओं का विकास किया, जैसे राजा राममोहन राय। तो राजा राममोहन राय ने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की, उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना की, वेदांत सोसाइटी की स्थापना की, और इसी देवेंद्र, बहुत से सारे लोगों ने जो है शांति निकेतन, है ना, इस तरीके की संस्थाएं जो काम कर रही थी, वो आधुनिक शिक्षा का प्रसार प्रसार कर रही हैं। आगे भारतीय अतीत के गौरवशाली पक्षों को उजागर करना। भारत के अतीत के गौरवशाली पक्षों का मतलब ये हुआ कि हमारे अतीत में कुछ ऐसे मूल्य, सामाजिक मूल्य मौजूद थे जो वर्तमान के लोकतांत्रिक समाज पर खरे उतरते हैं। जैसे वैदिक काल में आप देखिएगा कि वहाँ सभा और समिति में महिलाओं को भागीदारी करने की अनुमति थी। तो हमारा वैदिक काल, जो ऋग्वैदिक काल है, वहाँ लैंगिक समानता पर जोर दिया जा रहा था, बाल विवाह जैसा कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं था। तो वही वैदिक कालीन संस्कृति को, और उसी समय जो दयानंद सरस्वती हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया कि वेदों की ओर लौटो, है ना। तो वेदों की ओर लौटो का मतलब यही था कि ऋग्वैदिक कालीन समाज की जो विशेषताएं थी, उस समाज की विशेषताओं को अपनाइएगा। क्लियर है। प्रगतिशील सामाजिक मूल्यों के नर्सरी स्वरूप की स्थापना। तो प्रगतिशील सामाजिक मूल्य, ये प्रगतिशील सामाजिक मूल्य का मतलब था कि ऐसे सामाजिक मूल्यों का विकास किया जाए जो समाज के उत्थान और विकास का कार्य करें, है ना, जिसमें छुआछूत को समाप्त किया जाए, समानता की बात की जाए, लैंगिक भेदभाव न किया जाए, महिलाओं की शिक्षा की बात हो। तो ये सामाजिक प्रगतिशील मूल्यों की बात हो रही थी। पिछड़े असहाय लोगों की दशा में सुधार। हालांकि इस आंदोलन ने धर्म सुधार आंदोलन के साथ साथ जाति सुधार आंदोलन भी चलाए थे, मंदिर प्रवेश आंदोलन भी चलाए थे, और ये दोनों आंदोलनों का दृष्टिकोण जो था, वो आप देखिएगा कि पिछड़े और असहाय लोगों की सहायता, मदद करने का मामला था। राष्ट्रीय चेतना के आधारशिला का निर्माण। आप इन सारे पॉइंटों को एक साथ मर्ज कर देंगे तो आपको समझ आएगा कि इस धर्म सुधार आंदोलन ने राष्ट्रीय चेतना के विकास पर जोर दे दिया। लोगों को अपनी कमियां, लोगों की अपनी समस्याएं खुद ही समझाने लगी थी कि ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है और इनके पीछे के होने के कारण क्या मौजूद है। ठीक है, तो ये जो है इस आंदोलन की योगदान है, इस आंदोलन का योगदान कहें, इस आंदोलन का प्रभाव कहें, दोनों बातें एक ही हैं। ठीक, आगे है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की सीमाएं। तो इस आंदोलन में कुछ कमियां रह गई थी, उन कमियों को सीमाएं कहा जा रहा है। एक एक करके देख लेते हैं। धर्मांधता पर जोर। इस आंदोलन की कमी ये रही कि इसमें जो है धर्म पर ज्यादा जोर दिया गया, धार्मिक चीजों को ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा
है ना, जैसे मंदिर प्रवेश आंदोलन, इस तरह की बातें, वेदों को प्रामाणिकता की बात हो रही है ना। शिक्षा का सीमित प्रसार, जो संस्थाएं स्थापित हुई थी, उन संस्थाओं का प्रसार प्रसार जो है केवल शहरी क्षेत्रों तक था, ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थाएं नहीं पहुंच पाई थी, इसीलिए कहा जा रहा है कि इसका सीमित प्रसार हो पाया। शहरी मध्यम उच्च वर्गों तक सीमित था। ये आंदोलन जो है केवल शहरों तक सीमित रहा, इसका प्रसार प्रसार जो है ग्रामीण क्षेत्रों तक नहीं हो पाया। तो उस समय का समाज, जब हम 19वीं सेंचुरी के समाज की बात कर रहे हैं, तो ये समाज तो ग्रामीण ही गांव में बसता था, अर्थात भारत गांव में बसता था। तो ये केवल शहरों तक सीमित था, और शहरों में भी उच्च वर्ग के लोगों तक सीमित था, निम्न वर्गों तक इसकी पहुंच नहीं हो पाई। ये इसकी सबसे बड़ी कमी थी। सांप्रदायिक तनाव में वृद्धि, इस आंदोलन से कहा जा रहा है कि कुछ सामाजिक सुधारों ने, जैसे दयानंद सरस्वती के द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया जा रहा है, जिसमें इस्लाम धर्म में जो लोग परिवर्तित हो गए थे उनको वापस कराने की बात हो रही है। और इसी की कुछ जानकारी मिलती जुलती जो है, आप देखेंगे तो अलीगढ़ आंदोलन जो चला सर सैयद अहमद खां के नेतृत्व में, तो वहां भी कहीं ना कहीं हिंदू और मुसलमानों को थोड़ा सा टकराहट के दरवाजे तक लाने का काम कहीं ना कहीं उनके द्वारा भी किया जा रहा है। तो ये दोनों बातें हमें दिख रही हैं, हालांकि यहाँ कुछ हिंदू पक्ष के द्वारा भी, कुछ मुस्लिम पक्ष के द्वारा भी, दोनों के द्वारा धर्म सुधार आंदोलन चलाए जा रहे हैं, और एक दूसरे पर टिप्पणी भी की जा रही है। इसी के लिए कहा जा रहा है कि सांप्रदायिकता के तनाव में वृद्धि हो रही है। कथा यथा कथित नैतिकता का रूढ़िवादी गुणों से प्रभावित होना, तो यहाँ जो कुछ सामान्यतः बातें हो रही थी वो रूढ़िवादी भी हो रही थी, है ना, कि कुछ परंपराएं, कुछ नैतिकताएं ये होनी चाहिए, बनी रहनी चाहिए, सामाजिक मूल्य होनी चाहिए, उसी की बात हो रही है। सुधारों के उचित क्रियान्वयन का प्रभाव था। तो जो धर्म सुधार आंदोलन चल रहे थे, इन धर्म सुधार आंदोलनों में कम्युनिकेशन के लिए कोई सोर्स मौजूद नहीं था। आगे प्रसार प्रसार के लिए किसी भी प्रकार के संसाधन, तकनीकी सहायता, इसका अभाव था। सामाजिक आधार सीमित, मैंने कहा कि आंदोलन का जो आधार था वो बहुत सीमित रहा, शहरों तक रहा, उच्च वर्ग तक था, ग्रामीण क्षेत्र और निम्न जाति के लोग इस आंदोलन से अछूते रहे। जाति प्रथा का विकास, निरंतर प्रभाव, इस आंदोलन के बावजूद भी भारत में दास प्रथा या कहें जाति व्यवस्था को लेकर के किसी भी प्रकार का प्रभाव नजर नहीं आ रहा है। क्लियर है? तो ये इस आंदोलन की कुछ सीमाएं हैं जो ध्यान रखिएगा, मेंस में आपसे पूछे जाते हैं, दोनों सवाल हैं मेंस के। अब थोड़ा राजा राममोहन राय के बारे में ध्यान रख लेंगे। राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का जनक, है ना, और धर्म सुधार आंदोलन का जनक भी इनको कहा जाता है। अकबर द्वितीय के द्वारा इनको राजा की उपाधि दी गई थी। दरअसल अकबर द्वितीय की पेंशन का मामला था, उसी को रिन्यू करवाने के लिए इनको ब्रिटेन भेजा गया था, इसीलिए जो है इनको राजा का टाइटल दिया जा रहा है। अब राजा राममोहन राय के द्वारा कुछ संस्था की स्थापना की गई, हातमी सभा, ध्यान रखेंगे 1814-15 में, है ना, और ये वेदांत सोसाइटी, ये वेदांत नहीं, वेदांत सोसाइटी है, वेदांत सोसाइटी 1816। हिंदू कॉलेज कलकत्ता में इनके द्वारा, वेदांत कॉलेज 1825, और 1828 में ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और सती प्रथा के लिए कानून भी इनके माध्यम से बनाए गए। ये राजा राममोहन राय कुछ पत्रिका हैं, संवाद कौमुदी बंगाली भाषा में है, मिरात उल अखबार फारसी भाषा में है, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस अंग्रेजी में है, और ब्राह्मणिकल मैगजीन अंग्रेजी में है, तुअफत उल मुवाहिदीन एकेश्वरवादियों के लिए उपहार, ये एक पुस्तक थी, है ना, क्योंकि ब्रह्म समाज का दृष्टिकोण एकेश्वरवाद पर था। ब्रह्म समाज का उद्देश्य एकेश्वरवाद, है ना, तर्कवाद और सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देना था। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा, बाल विवाह और सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया। उन्होंने भारतीय पुनर्जागरण का दूत कहा जाता है। 1833 में इंग्लैंड के ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हो गई थी। जब राजा राममोहन राय ब्रिटेन गए थे, ये अकबर द्वितीय की पेंशन का मामला था, तो उसी समय इनकी ब्रिटेन के ब्रिस्टल शहर में जो है 1833 में डेथ हो जाती है। उसके बाद ब्रह्म समाज को केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा आगे बढ़ाया गया है। तो उसी ब्रह्म समाज को आगे देख लेते हैं। ब्रह्म समाज 1828 में स्थापित हुआ था। ये किशोरवादी संस्था थी, आध्यात्मिक आचार पर बल देता था, हिंदू मुस्लिम सभी एकता की बात करता था, सती प्रथा का विरोध किया, बहुविवाह का विरोध किया, बाल विवाह का विरोध किया, है ना, और इधर अवतारवाद, बहुदेववाद, मूर्ति पूजा, कर्मकांड, सबका विरोध किया है।
तो वही बात लिखी है जो आगे हम लोग पढ़ रहे थे। देवेंद्रनाथ ठाकुर, केशव चंद्र सेन ने इसको आगे बढ़ाया है ना। ब्रह्म समाज का विभाजन हुआ, ध्यान रखेंगे, ये देवेंद्रनाथ टैगोर का ब्रह्म समाज आदि ब्रह्म समाज कहलाया है और केशव चंद्र सेन का भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया। ये विभाजन क्यों हुआ? तो इसका कारण ये था कि ब्रह्म समाज ने दरअसल बाल विवाह का विरोध किया था, है ना, और इसी बाल विवाह के विरोध में ये जो केशव चंद्र सेन है, इन्होंने अपनी एक छोटी बच्ची का विवाह कर दिया था 8 वर्ष की एज में। इसीलिए जो है देवेंद्रनाथ ठाकुर ने इसका विरोध किया था और अपने आप को अलग कर लिया था। तो उसीलिए ये कहा जा रहा है कि उसके बाद आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया। ये ध्यान रखिएगा। आगे फिर विभाजन हुआ है, भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन, और ये साधारण ब्रह्म समाज जो है आनंद मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री, बिपिन चंद्र पाल कहला रहे हैं। वही ब्रह्म समाज के बारे में और सारी बातें दी गई हैं, है ना। ठीक है, तो ये धर्म सुधार आंदोलन को लेकर के एक सीरीज हमने कंप्लीट की है। इसके अंतर्गत हमें अभी कुछ और आंदोलनों की बात करनी है, हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे। थैंक यू।